हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रविंद्र पटेल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रविंद्र सर मैथ्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे M2 की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशंस के अंदर दो टॉपिक होते हैं, जिसमें लैग्रेंज इक्वेशंस ये लीनियर का टॉपिक है और चारपेट मेथड ये नॉन लीनियर इक्वेशंस का टॉपिक है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये पार्शियल टर्म्स का क्या मतलब होता है। पार्शियल, जैसा कि आप सभी ने M1 में पढ़ा होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये होता है सिंपल सा, यदि कोई वेरिएबल एक से ज्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है तो वहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज किया जाता है और उसको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है इंग्लिश अल्फाबेट PQRST से, जहां पर P का मतलब होता है फ्रेंड्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, Q का मतलब होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई, R मीन्स डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई मीन्स S, और T का मतलब होता है डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, ऐसी इक्वेशंस जिसमें इन टर्म्स का यूज किया जाए वो कहलाएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब लैग्रेंज का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, ऐसी इक्वेशंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ PQ का यूज हो तो वो लैग्रेंज इक्वेशन कहलाएगी। तो ऐसी इक्वेशन लैग्रेंज में सिर्फ P और Q का यूज होता है और चारपेट मेथड में PQRST में से किसी भी टर्म्स का यूज किया जा सकता है, तो वो कहलाएगी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर का मतलब ऐसी इक्वेशंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ P और Q का यूज हो। मैथ्स की भाषा में बोलूं तो लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती है जिस इक्वेशंस का ऑर्डर 1 हो और डिग्री 1 हो। ऑर्डर और डिग्री का मतलब ये होता है, यदि इक्वेशंस एक बार डिफरेंशिएट की गई है तो इसका ऑर्डर 1 होगा, अगर ये 2 बार डिफरेंशिएट की गई है तो इसका ऑर्डर 2 होगा। तो लीनियर का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसका ऑर्डर 1 हो, मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया जाए, और डिग्री का मतलब होता है कि उसमें पावर कितनी लगी हुई है। तो इन सब में एक एक पावर है तो वो जनरली इसकी डिग्री 1 होगी, और ऑर्डर यहाँ पर 1 है, इन सब का ऑर्डर 2 है क्योंकि ये 2 बार डिफरेंशिएट किए गए हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक लैग्रेंज इक्वेशन। इस वीडियो में लैग्रेंज की स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चारपेट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए तो टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें, और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो लोग उसे सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं लैग्रेंज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है PPQQ इज इक्वल्स टू R, जहां पर कैपिटल P, कैपिटल Q एंड कैपिटल R फंक्शंस होते हैं X, Y और Z के, और ये जो स्मॉल p स्मॉल q लिखा हुआ है ये पार्शियल टर्म्स हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई। क्लियर है फ्रेंड्स? अब लैग्रेंज इक्वेशंस को यदि सॉल्व करना हो तो उसके लिए लिखी जाती है सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशंस, और ये होती है dx अपॉन p, dy अपॉन q, dz अपॉन r। क्लियर है? अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद इस इक्वेशन को 2 बार सॉल्व करना होता है। कितनी बार फ्रेंड्स? 2 बार। अब अगर इस इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है तो उसके लिए लैग्रेंज में मुझे 2 मेथड्स का यूज करना होता है। पहला मेथड ऑफ ग्रुपिंग, और इस नाम से ही आप समझ रहे होंगे ग्रुपिंग का क्या मतलब होता है, किन्हीं भी 2 टर्म को लेकर कैलकुलेट करना। यदि इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में ये पॉसिबल है कि आप किन्हीं भी 2 टर्म को यदि कलेक्ट कर रहे हैं और वो सॉल्व हो सकते हैं तो वो मेथड ऑफ ग्रुपिंग से सॉल्व किए जा सकते हैं। बट ये भी पॉसिबिलिटीज रहेगी कि हो सकता है यदि आप ये 2 टर्म आपस में लें और ये कैलकुलेट ना हो तो वो मेथड ऑफ ग्रुपिंग से सॉल्व नहीं किए जा सकते हैं। तो उस केस में मुझे लैग्रेंज में यूज करना पड़ता है फ्रेंड्स मेथड्स ऑफ मल्टीप्लायर। अब देखिए यहां पर यूज हो रहा है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब होगा कि आप ये जो लैग्रेंज की इक्वेशंस है इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करें, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करें। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने टर्म है अपने पास? 1, 2, 3। तो आपको हमेशा 3 मल्टीप्लायर्स का यूज करना होगा। जैसे स्टैंडर्ड समझने के लिए मैंने किया L, M, N। ये पहला मल्टीप्लायर, ये दूसरा और ये तीसरा। पहला पहले में मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे में मल्टीप्लाई होगा, तीसरा
तीसरे में मल्टीप्लाई होगा। जब ये मल्टीप्लायर्स इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये किस फॉर्मेट में लिखे जाते हैं वो मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है। आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, जब इन मल्टीप्लायर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो पहला पहले में होगा ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों साइड, और मल्टीप्लाई होकर ये हमेशा प्लस साइन में लिखे जाते हैं। जैसे एल का ऊपर कीजिए तो आएगा एल डी एक्स, एम का ऊपर कीजिए तो एम डी वाई, एन का कीजिए तो एन डी जेड, और ये हमेशा प्लस साइन से लिखे जाएंगे। सिमिलरली इनका नीचे भी कीजिए तो नीचे आएगा एल पी, एम क्यू, एन आर, और ये प्लस साइन के साथ लिखे जाएंगे। मेथड्स ऑफ मल्टीप्लायर में एक कंडीशंस होती है, नेसेसरी नहीं है बट ये होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चंस बहुत आसान होगा। इसकी कंडीशन ये है कि यदि ये नीचे वाला पार्ट जीरो के बराबर आ जाए, मीन्स एलपी एम क्यू एन आर यदि जीरो के बराबर है तो आप न्यूमरेटर वाली वैल्यू को उठाकर डायरेक्ट जीरो के बराबर पुट कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो देखिए मैंने अभी दो चीजें सीखी इसमें कि जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसे दो तरीके से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन इज मेथड ऑफ ग्रुपिंग एंड सेकंड वन इज मेथड ऑफ मल्टीप्लाई। यदि ये इक्वेशंस ग्रुपिंग से पॉसिबल है तो मल्टीप्लायर्स का यूज नहीं करते हैं। मल्टीप्लायर्स का यूज सिर्फ और सिर्फ तभी करते हैं जब ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं होती है। और मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, लैग्रेंज इक्वेशंस ये कहती है कि आपकी ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखी हुई है इसे 2 बार कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि लैग्रेंज का जो सॉल्यूशन है फ्रेंड्स वो होता है फंक्शन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन कॉमा सेकंड सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 0। मतलब आप इस इक्वेशंस को 2 बार सॉल्व करेंगे, आपको 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, उसमें पहला सॉल्यूशन कॉमा दूसरा सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से लैग्रेंज का ये प्रोसेस होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो अब ये ग्रुपिंग क्या है, मल्टीप्लायर्स कैसे यूज करते हैं, ये सब कुछ अभी एक हम एग्जांपल्स आपको देंगे, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। कैसे ग्रुपिंग करते हैं, कैसे मल्टीप्लायर करते हैं, कैसे 2 सॉल्यूशन आते हैं, उनको यहाँ पर कैसे लिखा जाता है, ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में देखेंगे। अभी सिर्फ यही समझना है, मल्टीप्लायर्स जब हम यूज करते हैं तो कोशिश होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर यदि 0 के बराबर आ जाए तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू 0 के बराबर लिखकर उसे सॉल्व कर लिया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन से अपना yz p xz q इज इक्वल्स टू xy। तो देखिएगा ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है p p q q इज इक्वल्स टू r। तो यदि मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा तो p बराबर आएगा yz, q बराबर आएगा xz एंड r बराबर आएगा x इंटू y। ये p आ गया, q आ गया एंड r आ गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है dx अपॉन p, dy अपॉन q, dz अपॉन r। मैंने p q r की वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया। अब मैंने आपसे वहां पर कहा था कि मुझे इस इक्वेशंस को 2 बार सॉल्व करनी है। यदि मैं इसे 2 बार सॉल्व कर पाया तो मुझे 2 सॉल्यूशन मिलेंगे और वहीं से अपना आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स दिए जाते हैं। फर्स्ट वन इज मेथड ऑफ ग्रुपिंग एंड सेकेंड वन इज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। सबसे पहले हम मेथड ऑफ ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। यदि ग्रुपिंग पॉसिबल है तो मल्टीप्लायर्स की जरूरत नहीं होती है, बट यदि ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है देन हम उसमें मल्टीप्लायर्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ग्रुपिंग देखेंगे, यदि वो नहीं होगी तो हम मल्टीप्लायर्स का यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि कैसे ग्रुपिंग की जाती है और जब वो ग्रुपिंग पॉसिबल ना हो तो मल्टीप्लायर्स कैसे यूज करते हैं। तो ग्रुपिंग का मतलब होता है कि आप किन्हीं भी 2 टर्म को ले लीजिए। तो मान लीजिए मैंने फर्स्ट लिया और सेकंड लिया और इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। यदि ये सॉल्व हुआ तो वो क्लियर होगा, बट यदि ये सॉल्व नहीं हुआ तो उसमें हम फिर मल्टीप्लायर्स पर जाएंगे। तो देखिए गाइस, मैंने ये फर्स्ट 2 टर्म्स लिए। अब यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो z से z कैंसिल हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? अब देखिए अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो x यहां जाएगा, y यहां जाएगा, तो ये आएगा x dx इज इक्वल्स टू y dy। होगा या नहीं होगा? अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो x का होगा x स्क्वायर बाई 2, y का होगा y स्क्वायर बाई 2, एक इंटीग्रल कांस्टेंट ले लीजिए c1 बाई 2, 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से यदि मैं c1 निकालूंगा तो ये y इस साइड आएगा, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ये हुआ फ्रेंड्स एक सॉल्यूशन। हुआ या नहीं हुआ? अब हम सिमिलरली फिर से ग्रुपिंग ट्राई करेंगे। अब हम उन टर्म्स पे करेंगे जो अभी तक मैंने नहीं ली। अभी मैंने कौन सी ली थी? फर्स्ट एंड सेकंड। अब या तो मैं लास्ट की 2 लूंगा या फिर फर्स्ट एंड लास्ट लूंगा। जिसमें भी ग्रुपिंग पॉसिबल होगी मैं उससे कैलकुलेट करूंगा। ग्रुपिंग नहीं होगी देन मल्टीप्लायर्स यूज करूंगा।
क्लियर है फ्रेंड? तो देखिए मैंने लिया नाउ टेकिंग लास्ट टू क्या है, dy अपॉन एक्स जेड एंड dz अपॉन एक्स वाई। लीजिए फ्रेंड्स, तो मैंने लिया dy अपॉन एक्स जेड एंड dz अपॉन एक्स वाई। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, x से x कैंसिल हो रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इधर जाएगा, z इधर आएगा, तो ये आएगा y dy इज इक्वल टू z dz। इंटीग्रेट कीजिए, y स्क्वायर बाई टू जेड स्क्वायर बाई टू सी टू बाई टू, टू कैंसिल हो जाएगा, z को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो C2 बराबर आएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अपना दूसरा सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है यहां तक? तो अब देखिए पहला सॉल्यूशन ये लिखा है और सेकंड सॉल्यूशन ये लिखा है, तो लैग्रेंज कहता है फंक्शन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कॉमा लगाइए, सेकंड सॉल्यूशन वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यदि टर्म्स लेने पर वो ग्रुपिंग में इजिली कैलकुलेट हो रहे हैं तो वो मेथड ऑफ ग्रुपिंग से कैलकुलेट माना जाएगा, यदि नहीं हो रहे तो मल्टीप्लायर्स यूज करेंगे। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, उसमें मल्टीप्लायर बताएंगे क्योंकि उसमें ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो देखते हैं गाइस सेकंड क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, ये रहा अपना सेकंड क्वेश्चन, एक्स बाई माइनस जेड पी वाई जेड माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू जेड एक्स माइनस वाई। यदि हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो ये P होगा, ये Q होगा और ये R होगा, तो P, Q एंड R। ऑक्सिलरी इक्वेशन dx अपॉन P x बाई माइनस जेड, dy अपॉन Q y z माइनस x, dz अपॉन R z x माइनस y। क्लियर? अब आप ध्यान से देखिएगा, यदि आप इसको और इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या कुछ कैंसिल आउट होगा? कभी नहीं होगा। आप किन्हीं भी दो टर्म को लीजिए, कुछ भी आपस में कैंसिल आउट नहीं होगा। अब अगर ये कैंसिल नहीं होगा तो ग्रुपिंग पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि dx और dy है तो x और y के टर्म होने चाहिए, z हटना चाहिए, तभी वो इंटीग्रेट हो पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर तीनों वेरिएबल हैं और ऊपर dx dy dz नहीं है, मतलब ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। देन अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे मल्टीप्लायर्स यूज करने पड़ेंगे। क्या यूज करने पड़ेंगे फ्रेंड्स? मल्टीप्लायर। तो देखिए मल्टीप्लायर कैसे यूज करते हैं, उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आपको ऐसे मल्टीप्लायर्स यूज करने हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये ऐड होके 0 हो जाए। ऐड होके क्या हो जाए? 0। तो यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये तीन वेरिएबल हैं, ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड, और ये देखिए एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। सीक्वेंस का मतलब, यदि मान लीजिए मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये x है, ये y है और ये z है। यदि आपने x लिया तो इसको माइनस कीजिए एक राउंड में, y माइनस z, और जब y लिया तो z माइनस x, और जब z लिया तो x माइनस y। यदि आप ऐसा एक सर्कल में चलेंगे, मीन्स x आगे बढ़िए y माइनस z, y आगे बढ़िए z माइनस x, आगे बढ़िए z x माइनस वाई। यदि आप ऐसा लिख देंगे, इसे आप कभी भी ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स, ये हमेशा 0 आएगा। क्लियर है? और सेकंड वन, x माइनस वाई, इसमें से इसे घटाइए, इसमें से इसे घटाइए और इसमें से इसे घटाइए, मीन्स x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। ये भी आप कभी भी ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स, ये हमेशा 0 आएगा। ये वेरिएबल्स का एक सीक्वेंस होता है, यदि वो एक सीक्वेंस में सब्ट्रैक्ट करके लिखे जा रहे हैं तो उनका एडिशन हमेशा 0 आता है। ये मैं क्यों बोला और मैंने क्यों समझाया वो फ्रेंड्स इसलिए बोला क्योंकि मैंने आपसे कहा था मल्टीप्लायर्स में कुछ मल्टीप्लाई किया जाता है, बट ये सारे टर्म हमेशा प्लस के साथ लिखे जाते हैं। अगर इनको प्लस के साथ लिखना है तो मैंने आपको सिखाया है कि डिनोमिनेटर यदि 0 के बराबर आ जाए तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो देखिए ये एक सीक्वेंस में लिखा है गाइस, x y माइनस जेड, y z माइनस एक्स, z x माइनस वाई। मतलब इनको यदि मैं सम करूंगा तो ये वैल्यू हमेशा 0 के बराबर आएगी। तो आप ऐसे मल्टीप्लायर्स यूज कीजिए कि ये चेंजेस ना आए। तो मैथ्स में एक टर्म होता है, यदि आप वन का किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ओरिजिनल वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, और मैं चाहता हूं ये इन पे इफेक्ट ना पड़े, तो मैंने पहले मल्टीप्लायर्स यूज किया 1 1 1। तो देखिए फ्रेंड्स 1 2 3, ये जो तीनों इक्वेशन है वो यहां लिखी हुई है, मैंने लिखा नहीं है। फर्स्ट यहां लिखी है, सेकंड यहां लिखी है और थर्ड यहां लिखी, मतलब ये टर्म यहां है, ये टर्म यहां है और ये वाला टर्म यहां। मल्टीप्लायर यूज किया तो एक फोर्थ इक्वेशन आएगी, और वो कैसे आएगी? पहला पहले में होगा, दूसरा दूसरे में होगा और तीसरा तीसरे में। तो ये आएगा 1 dx 1 dy 1 dz। ये न्यूमरेटर में चला गया, डिनोमिनेटर में 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आएगा फ्रेंड्स x y माइनस जेड
वाई जेड माइनस एक्स, जेड एक्स माइनस वाई और बीच में आएगा प्लस। क्लियर है यहां तक? आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए फ्रेंड, ये आएगा 0। यदि डिनोमिनेटर 0 है तो आप न्यूमरेटर को उठा के 0 के बराबर लिख सकते हो। तो मैंने वही किया, dx प्लस dy प्लस dz इज इक्वल टू 0। नाउ इंटीग्रेट, और जैसे ही मैंने इसे इंटीग्रेट किया, यहां से x आएगा, यहां से y आएगा और यहां से z आएगा, और इक्वल टू में मैंने इंटीग्रल कांस्टेंट लिया c। क्लियर है फ्रेंड्स? अब मुझे फिर से मल्टीप्लायर्स यूज करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपसे कहा था यदि मैं इसको डायरेक्ट घटाऊं, मींस x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, तब भी ये 0 आएगा। तो यदि मैं यहां ध्यान से देखूं, यदि यहां से ये x हट जाए, यहां से ये y हट जाए और यहां से ये z हट जाए, तो ये वही तो लिखा है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, z माइनस एक्स, तब भी ये 0 हो सकता है। बट कंडीशन क्या है? जब ये x हट जाए, ये y हट जाए और ये z हट जाए। x कब हटेगा? जब इसमें 1/x का मल्टीप्लाई होगा। y कब हटेगा? जब 1/y का मल्टीप्लाई होगा। z कब हटेगा? जब 1/z का मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने मल्टीप्लायर्स यूज किए फ्रेंड्स, 1/x, 1/y, 1/z। तो ये तीनों इक्वेशंस ऑलरेडी लिखी हुई हैं। फोर्थ वन आएगी 1/x dx, 1/y dy, 1/z dz और नीचे y माइनस जेड, z माइनस एक्स, x माइनस y। और देखिए फ्रेंड्स, डिनोमिनेटर इसका फिर से 0 आएगा। तो यदि इसका डिनोमिनेटर 0 है तो आप न्यूमरेटर की वैल्यू को उठा के 0 के बराबर लिख सकते हो। तो मैंने लिखा 1/x dx, 1/y dy, 1/z dz इज इक्वल टू 0। क्लियर है फ्रेंड्स यहां तक? अब यदि मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो यह आएगा log x, log y, log z इज इक्वल टू log c2। क्लियर है? log की यहां पर प्रॉपर्टी लगाइए फ्रेंड्स, log m इंटू n। आप सभी को पता होगा log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। मीन्स यदि टर्म प्लस में है तो वो मल्टीप्लाई में आते हैं। तो यहां पर ये सारे टर्म प्लस में थे, तो ये आएगा log x इंटू वाई इंटू जेड, और दोनों साइड से log कैंसिल होगा, तो x बाई जेड बराबर आएगा फ्रेंड्स c2। ये हुआ इसका फर्स्ट सॉल्यूशन, ये हुआ इसका सेकंड सॉल्यूशन, और ये दोनों ही सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मल्टीप्लायर से आए। क्लियर है? तो आप पहला सॉल्यूशन लिखिए x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा लिखिए x बाई जेड और इक्वल टू कीजिए 0। ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल होता है। लैग्रेंज चारपिट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, टिपिकल भी माना जाता है वो, बट लैग्रेंज बहुत सिंपल होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? यदि आपको नीड होगी तो मैं इसके और भी क्वेश्चंस दूंगा। ये मैंने सिंपल क्वेश्चंस कराए थे जिसमें सिर्फ आपको ग्रुपिंग और मल्टीप्लायर का कंसेप्ट समझा सकूं कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं और मल्टीप्लायर्स कैसे यूज करते हैं। मैं इसके और भी क्वेश्चंस दूंगा जो डिफरेंट पैटर्न्स के हैं, जिसमें एक ही क्वेश्चंस के अंदर फ्रेंड्स ग्रुपिंग भी यूज होगी और मल्टीप्लायर्स भी यूज होगा। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो मेरा चारपिट मेथड का रहेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, और आपको क्लियर हो, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूला करें। और यदि किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स लगे तो वो कमेंट सेशन में जाकर जरूर मेंशन किया करें, जिससे मैं अपने और अच्छी क्वालिटी के वीडियोस आपको इम्प्रूव पैटर्न में अपलोड करता रहूं। क्लियर है गाइस? तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।